हेलो, मैं पूजा पटेल। यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने बात की थी चारों वेदों की। तो चारों वेदों के बारे में हम लोगों ने उनके बारे में डिटेल से बात की थी उनके अंदर किन किन चीज़ों का संकलन किया गया है, उनके गुरु कौन थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से कल बात की है। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, आज हम लोग स्मृतियों के बारे में जानेंगे। वैदिक काल ना, स्मृतियां। ठीक, आज हम लोग स्मृतियों के बारे में बात करेंगे। स्मृतियों के बारे में बात करके वेदांगों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में बात करेंगे और बहुत ही डिटेल से अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्मृतियों के बारे में बात करते हैं। स्मृतियां क्या होती थी, स्मृतियों का क्या अर्थ है? तो स्मृतियां वो होती थी, वे ग्रंथ होते थे जो हिंदू धर्म में कानूनी है। ये कानूनी ग्रंथ थे नहीं है, ठीक है, कानूनी ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, है ना। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं ये स्मृतियां। हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ होती थी। ये सारी जो स्मृतियां हैं आपकी, वो पद्य में है, पद्य में लिखी गई हैं, पद्य में संकलन हुआ है इनका। ठीक, स्मृतियों का संकलन आपके पद्य में इनका संकलन हुआ है। पद्य में इनका संकलन हुआ है। एक विष्णु स्मृति है, विष्णु स्मृति, इसका संकलन गद्य में हुआ है, ठीक। यही एकमात्र ऐसी एक स्मृति है जिसका संकलन गद्य में हुआ है। बाकी जितनी सारी स्मृतियां हैं, तो उन सारी स्मृतियों का जो संकलन है, जिनकी रचना हुई है, तो वो सिर्फ पद्य में ही हुई है। ठीक है, एक विष्णु स्मृति है एकमात्र जिसकी रचना गद्य में हुई है। ठीक है, जिसकी रचना आपके गद्य में हुई है। आइए बात करते हैं अपनी पहली स्मृति। पहली स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति, है ना। पहली स्मृति कौन सी है आपकी? तो पहली स्मृति है मनुस्मृति। इसकी रचना पद्य भाषा में हुई है। ठीक, पद्य में इसकी रचना हुई है। और इसका जो स्मृति, इसकी जो रचना काल है, इसका रचना काल कौन सा है? मौर्योत्तर काल के शुंग वंश। इसका जो रचना काल है, मनुस्मृति का जो रचना काल है, तो ये शुंग वंश में इसकी रचना हुई है। शुंग वंश का मतलब मौर्योत्तर काल में शुंग वंश में इसकी रचना हुई है। ठीक, इसका संकलन कब किया गया है? तो शुंग वंश में हुआ है। ठीक, शुंग वंश में हुआ है। अब इसके अंदर किन किन चीजों का वर्णन हुआ है? तो इसमें जो है इसमें चार जातियों के बारे में वर्णन हुआ है। चारों जातियों के बारे में यहाँ पे इनका वर्णन हुआ है ना। चारों जातियों के बारे में उल्लेख है। और क्या उल्लेख है? यहाँ पे स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख है। स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख है ना। स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख आप लोग जानते हैं ना। स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख है। स्वर्ण को यहाँ पे क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे स्वर्ण को सुवर्ण, यहाँ पे जो स्वर्ण मुद्राएं थी, जो स्वर्ण का सिक्का था, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सुवर्ण, है ना। स्वर्ण मुद्रा को सुवर्ण बोला जाता था, है ना, सुवर्ण। अब आगे बात करते हैं चांदी की मुद्रा की। यहाँ पे चांदी की मुद्राओं का भी वर्णन मिला है। चांदी की मुद्रा का भी वर्णन मिला है ना। चांदी की मुद्रा का भी वर्णन मिला है। और किसका? तांबे का वर्णन भी मिला है। यहाँ पे तांबे की मुद्रा का भी वर्णन आपके यहाँ पे मिला है। ठीक, तांबे की मुद्रा के बारे में भी यहाँ पे उल्लेख हुआ है। तांबे की मुद्रा, ठीक, तांबे की मुद्रा। यहाँ पे तांबे को ना आयस कहा जाता था। आयस
तांबे को अयस कहा जाता था उस टाइम में। तांबे को क्या बोला जाता था? तांबे को उस टाइम में अयस बोला जाता था, अयस, ठीक है। और यहाँ पे तांबे को अयस बोला जाता था। और तांबे की जो मुद्राएं होती थी, तांबे की जो मुद्राएं होती थी उनको करसापड़, तांबे को अयस बोला जाता था, तांबे धातु को अयस बोला जाता था। और जो तांबे की बनी मुद्राएं होती थी उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको करसापड़ के नाम से जाना जाता था। किसमें? मनुस्मृति में, ठीक है। तो मनुस्मृति में आपका किन किन चीजों का वर्णन हुआ है? मनुस्मृति में एक तो ये मौर्योत्तर काल के शुंग वंश में इसकी रचना हुई है और इसमें 4 जातियों के बारे में बात की गई है। सोने की मुद्राओं के बारे में बात की गई है जिसको सुवर्ण कहा जाता था, चांदी की मुद्राओं के बारे में बात हुई है और तांबे की मुद्राओं के बारे में बात हुई है। और तांबे धातु को अयस कहा जाता था। और जो यहाँ की मुद्रा होती थी, तो यहाँ की मुद्रा को हम लोग क्या कहते थे? वो हम लोग कहाँ थे उस टाइम में? तो वो लोग क्या कहते थे? वो लोग करसापड़ कहते थे। तांबे की मुद्रा को क्या बोलते थे? करसापड़ बोलते थे, ठीक है। तांबे की मुद्रा को करसापड़ बोलते थे। अब ये हो गई मनुस्मृति की बात। अब हम लोग आगे बात करेंगे याज्ञवल्क स्मृति, ठीक। याज्ञवल्क स्मृति, ठीक। आगे जो दूसरी स्मृति है वो है याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क स्मृति के बारे में हम लोग बात करें तो याज्ञवल्क स्मृति जो है मनुस्मृति की अपेक्षा बहुत ही सुव्यवस्थित थी। जो मनुस्मृति है उसकी अपेक्षा ये सुव्यवस्थित थी, याज्ञवल्क स्मृति, है ना। मनुस्मृति में बात हुई है कि ब्राह्मण को क्षूद्र के साथ विवाह करने की अनुमति दी गई थी। जो मनुस्मृति है, अभी आगे जो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें ब्राह्मण को क्षुद्र कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति थी। लेकिन इसमें जो है ब्राह्मण को क्षुद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति नहीं दी गई, विवाह की अनुमति नहीं दी गई है ना। क्षुद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति नहीं दी गई है, अनुमति नहीं दी गई है ना, नहीं दी गई है इसमें, ठीक। और क्या है इसमें दिया गया है? इसमें नियोग प्रथा की निंदा की गई है ना। इसमें नियोग प्रथा की निंदा की गई है, परंतु याज्ञवल्क स्मृति में नहीं, है ना। मनु ने जो है नियोग प्रथा की निंदा की है, नियोग प्रथा की, लेकिन याज्ञवल्क स्मृति में नियोग प्रथा को माना गया है। नियोग प्रथा की अनुमति दी गई है ना। नियोग प्रथा की अनुमति इसमें दी गई है, नियोग प्रथा की अनुमति इसमें दी गई है। और क्या है? और इसमें विधवाओं को संपत्ति का अधिकार मिला है। विधवाओं को सर्वप्रथम संपत्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधवाओं और महिलाओं को, है ना, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने वाली ये आपकी पहली स्मृति है। याज्ञवल्क स्मृति में जो है विधवाओं और महिलाओं को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ये पूछा गया है इनफैक्ट कि संपत्ति का अधिकार किस स्मृति में दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार महिलाओं को याज्ञवल्क स्मृति में दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग अगली स्मृति की बात करते हैं, तो वो है नारद स्मृति। नारद स्मृति के बारे में बात करते हैं। नारद स्मृति, है ना। नारद स्मृति के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नारद स्मृति जो है वो गुप्तकालीन है। सबसे पहले इसकी रचना कब हुई है? गुप्त काल में, ठीक। इसकी रचना गुप्त काल में हुई है। नारद स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई है ना, गुप्त काल में हुई है। और यहाँ पे किन किन चीजों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे नियोग प्रथा, नियोग प्रथा है ना। नियोग प्रथा की बात की गई है। यहाँ पे किस बात की? नियोग प्रथा की बात की गई है। और स्त्रियों के पुनर्विवाह, स्त्रियों के
पुनर्विवाह, पुनर्विवाह की भी बात की गई है। यहाँ पे स्त्रियों के पुनर्विवाह की भी अनुमति यहाँ पे दी गई है। ठीक है, नियोग प्रथा की और स्त्रियों के पुनर्विवाह की जो अनुमति इसमें प्रदान की गई है। दासों की मुक्ति, दासों की मुक्ति की बात भी यहाँ की गई है। दासों की मुक्ति की बात भी आपकी यहाँ पर की गई है। ठीक है, दासों की मुक्ति की भी बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पे स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कलर, स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, दीनार। ठीक है, दीनार कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, दीनार कहा जाता था ना। स्वर्ण मुद्राओं को आपके दीनार दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आपको ये कलर। तो यहाँ पे स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, है ना। दीनार, दीनार क्या होती थी आपकी? स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, है ना। दीनार क्या होती थी आपकी? दीनार स्वर्ण मुद्रा होती थी किसमें? नारद स्मृति में। और आपकी मनु स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो मनु स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं को जो है, मनु स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो वो सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, मनु स्मृति में सुवर्ण कहा जाता था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे बात हम लोग करते हैं विष्णु स्मृति की। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति, है ना। विष्णु स्मृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विष्णु स्मृति जो है ये गद्य में लिखी गई है, गद्य में, गद्य में लिखी गई। ये बात हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि एकमात्र ऐसी स्मृति है जिसका संकलन गद्य में हुआ है। बाकी जितनी भी सारी स्मृतियां हैं उनका संकलन आपके पद्य में हुआ है। ठीक है, पद्य में हुआ है। तो इसका जो संकलन है तो वो गद्य में किया गया है। और ये कब की मानी जाती है? तो ये आपकी गुप्त काल, गुप्त काल की मानी जाती है। गुप्त काल, इसकी रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ठीक, गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी, गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी, है ना। और इसकी जो है फिर आगे बात कर लेते हैं देवल स्मृति। अगली जो है देवल स्मृति, देवल स्मृति, है ना। अगली जो है देवल स्मृति, है ना। देवल स्मृति की बात करें हम लोग तो जो ये इसका जो टाइम पीरियड है वो है पूर्व मध्यकालीन। इसका जो आपका टाइम पीरियड है, इसकी जो रचना हुई थी देवल स्मृति की, तो वो है पूर्व मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन के टाइम में इसकी देवल स्मृति की रचना की गई थी। वो भी क्यों की गई थी? क्योंकि इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जो लोग मुस्लिम बन गए हैं तो उनको हिंदू धर्म में कैसे सम्मिलित किया जाए, उनका धर्म परिवर्तन कैसे किया जाए, इस चीज का वर्णन आपकी देवल स्मृति में किया गया है ना। इस चीज का वर्णन आपकी देवल स्मृति में किया गया है ना, देवल स्मृति में आपके किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे वेदांग की, बात कर लेते हैं ना। आगे हम लोग बात करेंगे वेदांगों की। वेदांग कौन कौन से होते थे आपके? तो वेदांग की बात करेंगे। वेदांग वेदांग, है ना। वेदांग, वेदांग की बात कर लेते हैं। वेदांगों को सही ढंग से समझने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए जो है इनकी रचना, वेदांगों की रचना की गई। वेदों को जो सही ढंग से समझने के लिए वेदों की रचना की गई है ना। वेदों की रचना की गई। इनको टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको टोटल 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में, 6 भागों में इनको बांटा गया है ना, 6 भागों में। ठीक, 6 भागों में इनकी रचना की गई है। 6 भागों में रचना इनकी की गई है। कौन कौन से वेदांग है आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला है मुख, पहला है आपका ऐसे व्याकरण, जिसकी तुलना मुख से की गई है ना। पहला है व्याकरण जो मुख, है ना, मुख से तुलना की गई है। फिर स्रोत
है ना। फिर पहला आपका व्याकरण जिसकी मुख से तुलना की गई है। फिर उसके बाद है निरुक्त। निरुक्त इसको कान से, निरुक्त को कान से तुलना की गई है। आगे ज्योतिष। ज्योतिष इसकी नेत्र से है ना, ज्योतिष की नेत्र से। आगे शिक्षा। शिक्षा को नासिका से, नासिका नाक से, ठीक है। कल्प को हाथ से, ठीक है, कल्प को हाथ से। और पैर है ना, छंद को पैर से, ठीक, छंद को पैर से। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? ये आपके 6 हो गए ये आपके 6 हो गए टोटल। तो व्याकरण की तुलना मुख से की गई है, निरुक्त की कान से की गई है, ज्योतिष की नेत्र से, शिक्षा की नासिका से, और कल्प की हाथ से, और जो छठवां है आपका वो छंद है तो उसकी पैर से, ठीक है, पैर से की गई है, ठीक। ये पाणिनि के अनुसार है। पाणिनि इनका है ना, पाणिनि ने इनका जो है ये वेदांगों को इतने भागों में बांटा है, ठीक। पाणिनि के द्वारा ये बांटा गया है, ठीक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। मिताक्षरा का नाम सुना है आपने? मिताक्षरा, है ना। मिताक्षरा एक जो है ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने जो है मिताक्षरा की रचना की है। विज्ञानेश्वर ने आपके मिताक्षरा की रचना की है, ठीक है। ये जो है कल्याणी के चालुक्य शासक, है ना, ये जो है कल्याणी के चालुक्य शासक है ना, कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ, है ना, चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ये रहते थे, और वहीं पर मिताक्षरा की रचना हुई है, ठीक है। मिताक्षरा की रचना वहीं पर हुई है आपकी। आगे बात करते हैं दाय भाग। ये भी आपका ग्रंथ है, दाय भाग, है ना। दाय भाग भी आपका एक ग्रंथ है, ठीक है। जिसकी जो रचना है वो जिमूत वाहन ने की है ना। कब की है? तो 12वीं सदी में जिमूत वाहन ने दायभाग की रचना की है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आते हैं पुराणों में। ओके, आगे आते हैं हम लोग पुराणों में। तो पुराणों की बात करते हैं। पुराण, वैदिक काल में पुराणों की रचना किसने की है? पुराणों की रचना लोमहर्ष, है ना, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा ने की है। पुराणों की रचना किसने की है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा, है ना। किसने? लोमहर्ष और इनके जो पुत्र हैं
उग्रश्रवा, ठीक है, उग्रश्रवा है ना, उग्रश्रवा। और लोमहर्ष ने इसकी रचना की है, किसकी? पुराणों की, ठीक है, पुराणों की रचना की है, ठीक। और एक अन्य मत के अनुसार, दूसरे विद्वानों के अनुसार वेद व्यास जी ने भी पुराणों की रचना की है। वेद व्यास जी ने भी पुराणों की रचना, विभिन्न विद्वानों के अनुसार इन्होंने भी पुराणों की रचना की है, ठीक है। पुराणों की रचना में सबसे जो पुराना पुराण है वो कौन सा है आपका? जो सबसे पुराना पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण, है ना। मत्स्य पुराण आपका सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य पुराण जो है आपका ना, मत्स्य पुराण, ये आपका सबसे पुराना पुराण है। पुराना पुराण, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है आपका? तो सबसे पुराना पुराण जो है वो है आपका मत्स्य पुराण है, ठीक है, पुराना पुराण है। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग, तो जो है राजनैतिक, ऋग्वेदिक की राजनैतिक बारे में। पुराणों के बारे में हम कल आपको बताएंगे कि किस काल में पुराणों की रचना हुई है और उनके अंदर किन किन राजाओं का संकलन, किन किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। पुराणों के बारे में बहुत एक डिटेल से आपको बताएंगे वहां पे कल, पुराणों के बारे में। आज आप लोग इतना ही इस बारे में जानिए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की संस्कृति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल की संस्कृति ऋग्वैदिक काल की संस्कृति कैसी थी, है ना। तो ऋग्वैदिक काल की संस्कृति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की संस्कृति जो है ना, विभिन्न जनों में विभाजित थी, विभिन्न जनों में विभाजित थी, जनों में विभाजित थी, ठीक है, जनों में, कई जनों में विभाजित थी, ठीक। और आगे तो इसके जो जन के जो राजा होते थे ना, तो उनको क्या बोलते थे? जनस्योगोप्पा, जनस्योगोप्पा, है ना। ये जनों के राजा को जनस्योगोप्पा कहते थे। यहाँ के जो राजा है ना, तो यहाँ के राजाओं की जो वो थी, यहाँ के जो राजा थे, तो इनके राजाओं की पद जो है वंशानुगत हो चुका था यहाँ के, है ना, वंशानुगत पद था, वंशानुगत पद था। यहाँ पे क्या कार्य करते थे? यहाँ पे सभा और समिति कार्य करती थी। ये दोनों समितियां जो है कार्य करती थी, दोनों संस्था है ये, है ना, ये दोनों संस्था उस टाइम पे कार्य करती थी। इसलिए राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। राजा को इनके अंडर में इनकी सलाह से काम लेना पड़ता था, किसकी? सभा और समिति की सलाह से जो है काम लेना होता था। तो इसलिए राजा निरंकुश नहीं हो सकता था, राजा अपने आप से फैसले नहीं ले सकता था, तब भी फिर भी, है ना, नहीं ले सकता था, ठीक है। आगे जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक कर होता था, वो कर नहीं है, ऋग्वैदिक काल में कोई कर नहीं लिया गया था, वो एक बलि है जो प्रजा जो है अपनी वो उपहार देती थी राजा को, उपहार के तौर पर, है ना, उपहार देती थी राजा को, बलि, ठीक है। ये बलि तो जो है फिर उत्तर वैदिक काल में आकर ये एक कर बन गया, उत्तर वैदिक काल में आकर ये कर बन गया। बाकी ऋग्वैदिक काल में किसी कर का उल्लेख नहीं हुआ है। बलि एक राजा को दिया जाने वाला उपहार था, उपहार समान था, है ना, उपहार समान था। और फिर ऋग्वैदिक काल में आगे चलकर बलि ही ये जो है ऋग्वैदिक काल में ये कर बन गया, है ना, कर बन गया। इसमें जो है और इसमें जो है कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ये इसके जो बटे थे, जो जन इसके बटे थे, तो जन जो है आपके, जन जो है कई भागों में विभाजित थे। जन 20 में बटे थे, है ना, 20 जो है ग्राम में बटे थे, ग्राम कुल में बटे थे, ग्राम कुल में बटे थे, है ना। जन जो है 20 में बटे थे और 20 ग्राम बटे थे, और ग्राम जो है वो कुल में बटे हुए थे, ठीक। ग्राम जो है वो आपके कुल में बटे हुए थे, ठीक है। और कुल या फिर ग्रह आप कुछ भी कह लीजिए, कुल या फिर ग्रह आप कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो ये बटे हुए थे, ठीक।
अब आगे जो बात करते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे ना, तो ये जो है आपस में संघर्षरत रहते थे, संघर्षरत रहते थे। तो इसका वर्णन, यहाँ पे कई जन थे, है ना, एक जन नहीं कई जन थे। तो ये जन जो है आपस में जो है लड़ा करते थे, संघर्षरत रहते थे। तो यहीं पे एक युद्ध हुआ था, इसी एक बहुत ही फेमस युद्ध है दसरागी युद्ध, दसरागी युद्ध, ठीक है, दसरागी युद्ध। दसरागी युद्ध कैसे हुआ था? यहाँ के एक भरत वंश के एक राजा सुदास थे, ठीक है, भरत वंश के जो राजा थे, भरत वंश के राजा सुदास, सुदास है ना, सुदास है ना, इनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। पहले इनके जो पुरोहित थे विश्वामित्र थे। तो इन्होंने क्या किया, विश्वामित्र को अपने पुरोहित से हटा करके इन्होंने वशिष्ठ को रख लिया विश्वामित्र की जगह। अब विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने क्या किया, जो सारे और जन थे, बाकी जन थे, तो उनको जो है इकट्ठा करके युद्ध आक्रमण कर दिया इन पर। अब जब आक्रमण कर दिया, लेकिन जीत फिर किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी सुदास की, ठीक है, जीत इनकी ही हुई थी, ठीक। विजय किसकी हुई थी? तो विजय सुदास की ही हुई थी, ठीक है, विजय सुदास की हुई थी। तो जो इसका वर्णन है ना, आपको इसका वर्णन आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ठीक। दसरागी युद्ध है, इसका जो वर्णन है ये 7वें मंडल में, 7वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, है ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसरागी युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि दसरागी युद्ध का जो वर्णन है वो आपके किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? तो वो आपके 7वें मंडल में मिलता है, ठीक, 7वें मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है, ओके, 7वें मंडल में मिलता है। अब आगे जो है हम लोग ऋग्वैदिक की कुछ संस्थाएं हैं, ऋग्वैदिक की जो संस्थाएं हैं तो उनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। जैसे विदत हो गई, सभा हो गई, समिति हो गई, है ना, तो कल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में जो थोड़ा बहुत बचा है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग बात करेंगे अच्छे से, डिटेल से। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं और मिलते हैं कल। और आप लोगों को अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चलिए।